सो स्टार्ट करते हैं 12th चैप्टर साइंस का, जो कि है ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे कानों में सुनाई देने पर संवेदना का निर्माण करता है। संवेदना मतलब हमें कुछ पता चलता है, जब हम ध्वनि सुनते हैं तो हमें पता चलता है। यह ऊर्जा तरंगों के स्वरूप में होती है और ध्वनि का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कौन सा ध्वनि के संचरण के लिए? हवा एक माध्यम है। ध्वनि तरंग के कारण माध्यम में सपिंड मतलब अधिक घनत्व वाला क्षेत्र और विरल मतलब कम घनत्व वाला क्षेत्र की श्रृंखला निर्माण होती है। माध्यम के कणों का कंपन अपनी मूल स्थिति से दोनों और तरंगों के संचरण के समानांतर दिशा में होती है। ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। और उसके बाद इसके विपरीत पानी के कंकड़ डालने पर निर्माण होने वाली पानी के कण के ऊपर नीचे कंपन, ये तरंग लंबवत होती है। जो लंबवत तरंग होती है उसे अनुप्रस्थ कहते हैं और जो समांतर तरंग होती है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो जो भी अंडरलाइन किया हुआ पार्ट रहता है वो मस्ट रीड है, मतलब उसको पढ़ना ही है, उसको याद कर लेना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे एक बार रिपीट करते हैं। जो समांतर तरंग होती है, संचरण की समांतर दिशा में जो तरंगे होती है वो कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य। और लंबवत जो होता है वो क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। चलते आगे। ध्वनि तरंग की लंबाई ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा दर्शाई जाती है, जबकि आवर्ती ग्रीक अक्षर न्यू द्वारा दर्शाया जाता है। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड ए से दर्शाते हैं और माध्यम के बिंदु के पास के घनत्व का आवर्धन पूर्व में होने के लिए लगने वाले समय दोलन काल मतलब पीरियड टी से दिखाते हैं। दोलन काल मतलब कितना टाइम लग रहा है एक बार ध्वनि को रिपीट होने में। दोलन काल को टी अक्षर से दर्शाते हैं, ठीक है। ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी है, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। आवर्ती के मान से ध्वनि का तारत्व निश्चित होता है। पिच मतलब कि ध्वनि किधर से कैसे संचरण करें। जैसे ये जो है ना, ये जो है ये क्या है? ये पिच है ध्वनि का। और आयाम के मान से स्वर का प्रबल निश्चित होता है। स्वर का प्रबलता निश्चित होती है आयाम के मान से, मतलब स्वर कितना तेज होगा, कितना प्रबल होगा, कितना उसका आवाज़ ज़्यादा आएगा, वो निर्धारित होता है। तो यहाँ पे ज़रूरी बस न्यू, मैं मॉल क्लीन कर देती हूँ बिकॉज ज़रूरी है, तो बाद में समझता नहीं है, फिर दिक्कत हो जाती है। सबका नाम जो है ना, ग्रीक अक्षर उसको लैम्डा बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति जो लिखा रहेगा तो उसको किसे दिखाते, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिस पे ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग जिसमें ये दिखा हुआ, आप अपने मित्रों सहेली को लेकर ऐसी जगह पर जाइए जहाँ लोहे का पाइप हो, उदाहरण विद्यालय का बरामदा और घर की सीढ़ियाँ या बाड़। आप पाइप के एक सिरे पर खड़े होकर लगभग 20 से 25 फुट दूरी से अपने मित्र को खड़ा रखें और मित्र को पत्थर की सहायता से पाइप में आघात करने को कहें। आप पाइप को कान लगाकर पाइप के आने वाली पत्थर की आवाज़ सुनाई देगी। पत्थर में पाइप का आघात से हुआ आवाज़ हमें हवा से भी सुनाई देगा।
परंतु कौन सी आवाज़ पहले आएगी? उपयुक्त स्थिति में मतलब अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो कौन सी आवाज़ हमारे पास पहले आएगी? तो इसमें लिखा है हवा की अपेक्षा लोहे की ध्वनि की आवाज़ बहुत शीघ्र सुनाई देगी, अर्थात ध्वनि का वेग हवा की वेग की अपेक्षा, ये जो है ये सामान्य भौतिक अवस्था वाले माध्यमों से ध्वनि के वेग सभी आवृत्ति के लिए लगभग समान होती है। ठोस माध्यम से गैसीय माध्यम तक ध्वनि का वेग कम होता है। यदि हम किसी भी माध्यम का तापमान बढ़ाएं तो ध्वनि का वेग बढ़ता है। मतलब जो ध्वनि का वेग है वो तापमान पे भी निर्भर करता है, और गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग कम होता है जबकि ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है, और अगर तापमान बढ़ाया जाए तो वेग भी बढ़ता है। इटली भौतिक वैज्ञानिक बोरेली और विवियानी ने 1660 के दशक आएगा में ध्वनि का हवा में वेग ज्ञात किया। दूरी में स्थित बंदूक की गोली निकलते समय निकलने वाली प्रकाश की ध्वनि को हम तक पहुंचाने का समय आधार पर उनके द्वारा मापी गई तो 350 मीटर पर सेकंड आज के स्वीकृति मान ये याद रखना है आसपास है। विभिन्न माध्यमों तापमान और ध्वनि ये ज़रूरी नहीं है, इधर तक बस, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये चलते आगे। ध्वनि का हवा में वेग। हवा में क्या वेग है? हवा के माध्यम से जाने वाली ध्वनि की तरंगों का वेग हवा की भौतिक स्थिति पर निर्भर करता है, अर्थात हवा का तापमान और उसका घनत्व और उसका अणुभार। मतलब जो ध्वनि का जो वेग रहेगा वो हवा के भौतिक स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब कि वो हवा का तापमान कितना है, ज़्यादा रहेगा तो ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है और कम रहेगा तो कम होता है। घनत्व मतलब कहाँ तक फैला हुआ है, और अणुभार मतलब जो उसके अंदर अणु होते हैं उनके भार पर भी डिपेंड करता है। तापमान टेम्परेचर। ध्वनि के वेग के माध्यम से तापमान के मूल वर्ग के समानुपाती और तापमान के चौगुने पर ध्वनि का वेग दुगना होता है। मतलब तापमान के वर्ग के समानुपाती। तापमान के वर्ग मतलब तापमान के वर्गमूल, मतलब टी लिखा, टी के वर्गमूल के समानुपाती कौन जो है ये वेग वी से दिखाते हैं ना हम लोग टेम्परेचर। ध्वनि को हम लोग वी से दिखाते हैं, तो उसने क्या बोला, जो है वो टेम्परेचर के वर्गमूल के समानुपाती। मतलब ये वर्गमूल हो गया, बीच में इसमें टी लिख दिया, और इसके समानुपाती तथा अर्थात तापमान चौगुना होने पर ध्वनि का वेग दुगना होता है। मतलब तापमान अगर ये 4T रहा तो जो ध्वनि है वो क्या होगा, 2V होगा। समझा? आगे चलते हैं। घनत्व। ध्वनि का वेग के माध्यम से घनत्व के वेग के प्रतिलोमानुपाती होती है, अर्थात चौगुना होने पर ध्वनि का वेग आधा होता है। चौगुना होने पर ध्वनि का वेग आधा। क्या बोला? ध्वनि का वेग के माध्यम के घनत्व, वेग के माध्यम के जब घनत्व निकाला और उसके वर्ग की क्या बोला, प्रतिलोमानुपात। ये प्रतिलोमानुपात हो गया, समानुपात और प्रतिलोमानुपात। प्रतिलोमानुपात में हमेशा ये होता है, देखो ये जो हो गया ये समानुपात में है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्रतिलोमानुपात में ना तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/, कुछ भी जो रूट में आएगा वो, तो ये 1/p हो गया, जो कि घनत्व को दिखाता है p से। ठीक है। अणुभार। अणुभार क्या है? ध्वनि के वेग के माध्यम से अणुभाग के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती। देखो ये वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती ये भी है, मतलब जहाँ तक ये और ये सेम ही है, घनत्व और अणुभार। विचार कीजिए, ऑक्सीजन गैस का अणुभार 32 तथा हाइड्रोजन गैस का अणुभार 2 है। इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि भौतिक अवस्था में ध्वनि का वेग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपेक्षा चौगुना होगा।
या स्थिर तापमान पर ध्वनि का वेग वायु दाब पर निर्भर नहीं करता। तो मैं विचार तो नहीं करने वाली, मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, ठीक है। इसको सर्च करना पड़ेगा। श्राव्य और अश्राव्य ध्वनि। मानव कान से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, श्राव्य और अश्राव्य ध्वनि, और ये सारे पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना एकदम अच्छे से, इसको याद कर लेना, बिकॉज जब ये वाला क्वेश्चन पूछेगा ना अपने को, क्या कहते हैं ये वाला, ध्वनि का वेग, ध्वनि के वेग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर पूछा ध्वनि का वेग, हवा का वेग के बारे में कुछ आया तो यही कारण होगा, यही रीज़न होगा, उसके बाद आगे का बढ़ेगा। या फिर इसका हम लोग वो भी पूछ सकते हैं, परिभाषा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देते हैं श्राव्य और श्रावित ध्वनि। मानवीय कान की ध्वनि सुनने की सीमा 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज है, अर्थात मानवीय कान आवृत्ति के बीच की ध्वनि सुन सकता है, ठीक है। आवृत्ति मतलब 20 से 2000 तक का सुन सकता है मानवीय कान। इसलिए ध्वनि को श्राव्य ध्वनि कहते हैं। श्राव्य ध्वनि किसे कहते हैं? जो मनुष्य सुन सकता है, मानवीय कान की तरह सुना जा सकता है। मानवीय कान 20 हर्ट्ज से कम और 2000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति ध्वनि नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से कम की 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अश्राव्य ध्वनि कहते हैं। जो मनुष्य अपने कान से नहीं सुन सकता, मतलब 20 हर्ट्ज से कम और 2000 हर्ट्ज से ज़्यादा, तो वो कौन सा ध्वनि हो गया? अश्राव्य ध्वनि। अश्राव्य ध्वनि हो गया, मतलब उसको सुना नहीं जा सकता। लोलक के कंपन में से निर्मित होने वाली ध्वनि, भूकंप से आने के पूर्व पृथ्वी पर होने वाली ध्वनि और पृष्ठभाग के कंपन से निर्माण होने वाली ध्वनि 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से कम होती है, अर्थात अश्राव्य ध्वनि होती है। और अश्राव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को श्रावित ध्वनि कहते हैं। मतलब जब 20,000 से ज़्यादा की जो ध्वनि होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? श्रवित ध्वनि कहते हैं। कुत्ते, चूहे, चमगादड़, डॉल्फिन जैसे प्राणी से प्राप्त होने वाली विशेष क्षमता के कारण मानव को सुनाई न देने वाली पराश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं। मतलब जो कुत्ते, चूहे, चमगादड़ और डॉल्फिन, ये लोग जैसे प्राणी जो होते हैं ना, वो वाली ध्वनि भी सुन सकते हैं जो हम लोग सुन नहीं सकते। मतलब 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि भी सुनी जा सकती है उनसे। इस क्षमता के कारण उन्हें कुछ आवाज़ें ऐसी सुनाई पड़ती हैं जिन्हें हम नहीं सुन सकते। 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे, कुछ प्राणी तथा कीटक 2500 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़, चूहे जैसे प्राणी पराश्रव्य ध्वनि का निर्माण भी कर सकते हैं। मतलब ये लोग खुद भी उस ध्वनि का निर्माण कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़रा टिक कर लेंगे अच्छे से, ताकि बाद में रीड करने के लिए काम आए। तो मैं स्पेसिफिकली अलग अलग कलर से सारा टिक करने वाली हूँ, क्योंकि वो एग्जाम्पल भी उसका हो। सो गाइस देखिए, मैंने टिक लगा दिया है, तो इसके हिसाब से ही आपको पढ़ना है। मैं एट द एंड आपको पूरा वीडियो में अभी तक जितना भी कवर हुआ उसका सब टिक लगाया हुआ पोर्शन दिखा दूँगी। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में अच्छे से टिक आउट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। बिकॉज बहुत ज़रूरी है, अगर आप टिक करके रखते हैं तो फिर आपको फ्यूचर में ये हेल्प करने वाला है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इम्पॉर्टेंट, आपको पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं, आपने इम्पॉर्टेंट टिक किया हुआ है, उतना आपने रीड आउट कर लिया, उतना आपने पढ़ लिया। मैं बोलती हूँ आप ना क्वेश्चन आंसर पे उतना फोकस मत करिए जितना आप चैप्टर पूरा रीड करने पे फोकस करिए, बिकॉज उससे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे पहले तो। दूसरी बात, आपको सब कुछ याद रहने वाला है। चलो देखते हैं ये वाला पार्ट, इतिहास के पढ़ने वाला। इटालियन वैज्ञानिक स्पालांछानी ने चमगादड़ के शरीर के विशिष्ट रचना की खोज प्रथम की, मतलब उन्होंने पहले किया था। इस समय चमगादड़ के आँख, कान, नाक, आँखें इत्यादि ढक बंद करके उन्हें अंधेरे में छोड़ने पर चमगादड़ के बेधड़क अंधेरे में कैसे उड़ सकते हैं, इसका रहस्य स्पालांछानी ने खोला।
कान बंद किए गए चमगादड़ इधर उधर टकराने लगे। आँख खुली होने पर भी उन्हें उनका उपयोग नहीं हो रहा था। इसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि चमगादड़ को अंधेरे में उड़ने की क्षमता उनके कानों पर निर्भर करती है। चमगादड़ जिस पराश्रव्य ध्वनि को मुंह से निकालते हैं वह सामने के पदार्थ से टकराकर परावर्तित होती है और उस परावर्तन के बाद वह ध्वनि कान से सुन सकते हैं। इस प्रकार सामने के पदार्थों के अस्तित्व व दूरी के बारे में चमगादड़ अंधेरे में भी अचूक ज्ञान होता है। ठीक है, चमगादड़ क्या करता है, एक ध्वनि बनाता है अपनी तरफ से। देखो अंधेरे में रात को उड़ता है ना, तो अंधेरे में कैसे उड़ सकता है कोई भी? हम चल सकते हैं क्या? एकदम अंधेरा रहेगा तो टकरा जाएंगे ना। सो वो क्या करता है, एक ध्वनि बनाता है। तो वो ध्वनि जो होता है वो क्या करता है, सामने के जो भी सामान है ना उस पर जाके टक्कर होता है। फिर उससे अभी देखो प्रकाश कैसे परावर्तित होकर किरणें आती थी, वैसे ध्वनि भी कहीं से टकराती है तो परावर्तित होकर वापस आती है। जैसे गोल गुंबज वाला अगर वो जो घर रहता है उसमें आवाज़ गूंजती है, घर में सामान नहीं है तो भी आवाज़ गूंजती है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। सो जो आवाज़ टकरा कर वापस से आती है, वही जो हमारा चमगादड़ है वो वही टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और उससे ही वो उड़ता है। उसको ऐसा आवाज़ नहीं सुनाई देता कि ऐसे सुन लेगा, और वो दिखाई नहीं देता उसको। आँख बंद करने पर वो बराबर उड़ सका, बट कान बंद किया तो वो टकराने लगा। ठीक है, चूहे, चमगादड़, डॉल्फिन जैसे प्राणियों से प्राप्त होने वाली विशेष क्षमता के कारण मानव को, ये तो पढ़ा हमने है ना। चलते हैं नेक्स्ट पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आराम से आ सकता है ना, श्रावित ध्वनि का उपयोग। और ये चैप्टर काफ़ी इजी है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। सो अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो ना तो ये चैप्टर में आप किल कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्ट आता है। एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक के पृष्ठभाग को एकत्र जोड़ने के लिए मतलब जब प्लास्टिक का पृष्ठभाग दोनों को एक दूसरे से जोड़ना होता है तो भी यूज़ करते हैं। दूध जैसे द्रव्य को अधिक समय तक टिकाने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। हृदय की धड़कनों का अध्ययन करने की तकनीक इकोकार्डियोग्राफी पराश्रव्य ध्वनि के आधार पर सोनोग्राफी तकनीक द्वारा किया जाता है। बराबर, सोनोग्राफी करते हैं, जेल लगाते हैं उसके ऊपर ऐसे वो घुमाते हैं तो उसमें से कुछ तो वेव निकलता है जो कि जाता है पेट के अंदर और बाहर सब उसके बारे में दिखने लगता है हमको प्रोजेक्टर पे। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग कारखानों में भी होता है। जिस जगह तक हाथ नहीं पहुंचता, यंत्रों के ऐसे भागों को स्वच्छ करने के लिए यूज़ होता है। मतलब जहाँ पे हाथ नहीं पहुंचता है वहाँ के लिए यूज़ होता है। एक देखो वैक्यूम क्लीनर जैसा होता है, उसमें भी यूज़ होता है। धातु के गुटके में दरार और छिद्र ढूंढने के लिए भी ध्वनि का यूज़ होता है। ठीक है, इतना यूज़ पढ़ लिया। श्रावित ध्वनि का यूज़ है ये सब। ठीक है, चलते आगे। तो ये ध्वनि का परावर्तन दिखा रहा है, मतलब ध्वनि कैसे एक जैसे दूसरे से परावर्तित होती है। ठीक है, तो 2 कार्डबोर्ड लेकर उसके पर्याप्त लंबाई की 2 एक जैसी नलियाँ तैयार कीजिए। टेबल पर दीवार के पास आकृति में दिखाए अनुसार रखिए। एक नली के खुले सिरे के पास एक घड़ी रखिए और दूसरी नली के सिरे से ध्वनि सुनने का प्रयत्न कीजिए। दोनों नलियों के बीच का कोण इस प्रकार रखिए कि आपको घड़ी की आवाज़ अत्यंत स्पष्ट रूप से सुनाई दे। मतलब ऐसा रखो कि जो घड़ी की आवाज़ है वो दीवार की आवाज़ से तुरंत परिवर्तित होकर वापस आ जाए। ठीक है, आपतित कोण θ1 और परावर्तित कोण θ2 के माध्यम से उन दोनों कोणों के बीच की संबंध ज्ञात कीजिए। दोनों के बीच का संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो बातें थी ये सब हमारे काम की तो है नहीं, तो काम की क्या है? तो काम की ये है, प्रकाश की तरंगों की भांति ध्वनि की तरंगें भी ठोस से द्रव्य के पृष्ठभाग में परावर्तित होती है। वे भी परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। ध्वनि के वेग के परावर्तन के लिए खुरदरा या चिकने पृष्ठभाग
कि रुकावट की आवश्यकता होती है। मतलब ये अगर खुरदुरा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पार्ट होता ना तो नहीं जा पाता, पर अगर ये समतल पृष्ठभाग है तो ध्वनि का परावर्तन बराबर होता है। दिशा व परावर्तन से होने वाली दिशा परावर्तक पृष्ठभाग के अभिलंब के समान कोण पे होती है। पृष्ठभाग के अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है और वह ही प्रतल होता है, और वे एक ही प्रतल होता है। ठीक है। ध्वनि के योग परावर्तक और अयोग परावर्तक। किसी परावर्तक से ध्वनि परावर्तित होते समय ध्वनि कितनी मात्रा में परावर्तित हुई, इसके आधार पर उनका ध्वनि के योग परावर्तक और अयोग परावर्तक में वर्गीकरण किया जाता है। ठोस तथा समतल पृष्ठभाग में ध्वनि का परावर्तन अच्छी तरह होता है तो कपड़े, पेपर, चटाई, पर्दे, फर्नीचर जैसे ध्वनि का परावर्तन न होकर ध्वनि अवशोषित कर लिया जाता है, इसीलिए वह अयोग्य परावर्तक है। ठीक है। ध्वनि के दो परावर्तक होते हैं, एक होता है योग्य, दूसरा होता है अयोग्य। योग्य परावर्तक कौन है? जो कि ध्वनि का परावर्तन करा देता है, मतलब जाएगा ध्वनि वहां से टकराएगा और रिटर्न आ जाएगा। बट कुछ होती है जो ध्वनि होती है ना, उसको सोख लेती है। जो साउंड होता है, साउंड तो आवाज़ को क्या कर देता, सोख लेता है। जैसा अगर किसी कपड़े में अब देखोगे, अगर बहुत देर से कोई चिल्लाता रहता है तो उसका किसे मुंह बांधते जरा बताना। दीवार चिपकाते क्या मुंह पे? नहीं ना। उसे बांध देते, मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं ना, तो क्या होता है, आवाज़ नहीं जाती बाहर। तो जैसे चटाई होता है, पर्दा होता है, फर्नीचर्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, प्रतिध्वनि। किसी ठंडी हवा वाले स्थान पर प्रतिध्वनि समतल अर्थात इको पाइप के पास आपके द्वारा जोर से आवाज़ लगाने पर थोड़ी देर बाद पुनः वही ध्वनि सुनाई देती है। ऐसी ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। इसका अनुभव आपने किया होगा। मतलब जो आवाज़ हमने चिल्लाया वही आवाज़ हम लोग को वापस आया, वो क्या हो गया, प्रतिध्वनि। ठीक है। प्रतिध्वनि का अर्थ मूल ध्वनि का किसी पृष्ठभाग से परावर्तन के कारण होने वाला पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति मतलब आवाज़ वापस से रिपीट होता है। ध्वनि और प्रतिध्वनि अलग अलग सुनाई देने के लिए 22 अंश सेल्सियस तापमान पर ध्वनि के स्रोत परावर्तन पृष्ठभाग के न्यूनतम दूरी कितने मीटर होने की आवश्यकता होती है। मतलब अगर टेम्परेचर 22 अंश सेल्सियस है तो कितना मीटर दूरी होनी चाहिए परावर्तक पृष्ठभाग। परावर्तक पृष्ठभाग मतलब कोई भी समतल पृष्ठभाग मतलब जगह। एक्चुअली थोड़ा हार्ड पड़ता है हिंदी हम लोग को, इसलिए थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप समझ पा रहे हो और कुछ आपकी मैं हेल्प कर पा रही हूँ, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, आई नीड योर सपोर्ट। तो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का शाश्वत लगभग 0.1 सेकेंड होता है। मतलब हमारे दिमाग में इतनी जल्दी ध्वनि पहुंच जाता है। और 12 अंश सेल्सियस में तापमान पर हवा की ध्वनि का वेग होता है 344 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना? 344 मीटर पर सेकेंड। ये जो है ना, ये तुमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक तुमको ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, मतलब आता है, मेरे को आया था जिस सन में थी, मीन्स आज के 5 या 6 साल पहले आया था, तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन याद है, जो कि मुझे याद था उस टाइम भी। अच्छा क्वेश्चन था। तो आएगा कि गोल गुंबज में ऐसा आवाज़ बार बार परावर्तित क्यों होता है, या फिर कोई भी ऐसे जगह है वहाँ पे आवाज़ परावर्तन होगा कि नहीं होगा, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। बराबर। तो ये हमको लिखना है कि लगभग इतना होना चाहिए, तभी न्यूनतम दूरी निश्चित सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो कम से कम 34.4 मीटर का वो होना चाहिए दूरी, तभी वो हो पाएगा, परावर्तन हो पाएगा। और आया गोल गुंबज के लिए, तो तो फिर ये पूरा रीज़न लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे गोल गुंबज के पृष्ठभाग की दूरी 34.4 मीटर तक है, इसलिए वो आवाज़ सुस्पष्ट रूप से सुनाई देती है। ठीक है।
हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का इसलिए ध्वनि के रुकावट तक जाकर पुनः श्रोता के कान तक 0.1 सेकंड से अधिक समय में पहुंचती है और हमें स्वतंत्र रूप से ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि में स्रोतों के परावर्तन पृष्ठभाग तक पुनः पीछे न्यूनतम, ये नीचे जो सूत्र दिया हुआ है तो यही तुम लोग को ज़रूरी है, सूत्र पूरा लिखना। नहीं लिखते नहीं याद रहता तो भी चलेगा, बट ये ज़रूरी है 34.4 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे देते हैं। तुलना कीजिए, तो मैं नहीं आ रही हूँ तुलना करने, आगे चलते हैं। और ये देखिए ये वाला परिसर के विज्ञान, सतत या दूरी या बहुत बार होने वाले परावर्तन के प्रतिध्वनि अनेक बार सुनाई दे सकती है। इसका उत्तम उदाहरण कर्नाटक के विजयपुर का गोल गुम्बज है। कर्नाटक के विजयपुर का गोल गुम्बज कहाँ पे? कर्नाटक विजयपुर गोल गुम्बज। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेपर में आएगा इसलिए सब कुछ पता करो। समथिंग आपका IQ स्ट्रांग हो, इसके लिए भी कुछ चीज़ें याद रखने की कोशिश किया करो। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बाद में बहुत बेनिफिट होगा। अब इसके बाद का ये 3 पेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, फिर ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, या फिर मैं सोल्यूशन भेज दूंगी। ये सब का मैं सोल्यूशन भेज दूंगी, ये सारे क्वेश्चंस का, और ये सारा मैं खुद से सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कल तक ये पूरा वीडियो आ जाएगा इसका भी। ठीक है, सोनार तकनीक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज का जो आपको टिक मार्क किया हुआ है वो देख लो। ये पहला पेज, ये है आपका दूसरा पेज, ये आपका तीसरा पेज, और ये चौथा पेज, ये 5वां पेज। फुल वीडियो के लिए स्टार्टिंग से ही पूरा वीडियो देखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल।